All right, so let's start. So we were still doing graphs. आज भी हम लोग we will be spending some time to understand graphs and their functions. अभी तक हमने क्या क्या देख लिया उसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं. पहला टाइप का ग्राफ हमने देखा था कि अगर ग्राफ है y इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है. And this is the x axis, this is the y axis, और ग्राफ हमारा ऐसा बनता है. फिर हमने दूसरा देखा when graph is of the form of y equal to mx plus c. इसमें इस m को हमने नाम दिया स्लोप और इसको हमने बोला y इंटरसेप्ट. और इसका जब ग्राफ बना तो ग्राफ अलग अलग शेप के बने, बट जो बेसिक नेचर था वो कुछ ऐसा ग्राफ था. ठीक है. देन वी स्टार्टेड टू नोटिस अ फ्यू थिंग्स. अच्छा, उसके बाद पहले हमने स्लोप भी पढ़ा. स्लोप हमने डिफाइन किया. स्लोप हमने डिफाइन किया एज डेल्टा y बाय डेल्टा x, यानी कि चेंज इन y बाय चेंज इन x, यानी कि y फाइनल माइनस y इनिशियल बाय x फाइनल माइनस x. Then we did some examples of graphs, जिसमें हमने ऐसे ग्राफ बनाए. इसी के केस में हमने कुछ ऐसे ग्राफ बनाए. जब ग्राफ ऐसा होता था तो हमने बोला कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, राइट, क्योंकि ये जो एंगल बना रहा है ये इधर से एंटी क्लॉकवाइज बनाता है. फिर हमने बोला कि इसी का ग्राफ ऐसा बन सकता है. ये एक्स एक्सिस के साथ उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका स्लोप नेगेटिव हो जाता है. स्लोप फाइंड करने का तरीका सिंपल था कि दो पॉइंट ले लेते थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, राइट. इसको मान लेते थे एक्स इनिशियल, इसको मान लेते थे एक्स फाइनल, इसके वाई कोऑर्डिनेट को मान लेते थे वाई इनिशियल, इसको मानते थे वाई फाइनल, और फिर ये फॉर्मूला लगाते थे. तो इससे आंसर इसका नेगेटिव आता था. यहाँ पे उल्टा आंसर, सॉरी, इसका आंसर पॉजिटिव आता था, पॉजिटिव स्लोप, और यहाँ पे आंसर नेगेटिव आता था. अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, तो यहाँ पे फिर से ये डेल्टा एक्स, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल, वाई इनिशियल वाई फाइनल. इसमें वाई फाइनल वाई इनिशियल से छोटा है, इसलिए डेल्टा एक्स पॉजिटिव है लेकिन डेल्टा वाई नेगेटिव हो जाता है, इसलिए इसका स्लोप जो है नेगेटिव होता है, नेगेटिव स्लोप. We also saw that this point here is the y-intercept, right? This y-intercept. By that stretch और by that definition, इसका जो स्लोप होता था वो होता था 0. क्यों? क्योंकि अगर मैं दो पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, एक पॉइंट ऐसा एक पॉइंट ऐसा, तो डेल्टा एक्स तो है, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल तो कुछ तो है, बट वाई दोनों का सेम है, तो इसलिए वाई फाइनल और वाई इनिशियल सेम हो जाएगा, तो स्लोप 0 हो जाता था. तो ये पॉजिटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप और ये 0 स्लोप, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे. इसका मतलब ये कि अभी मैं इक्वेशन देखते ही बता सकता हूँ कि ग्राफ कैसा होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो बोलूँ कि हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू से 4, तो मैं बिना कुछ के बता सकता हूँ कि इसका ग्राफ जो है वो ऐसा कुछ बनेगा, वेयर दिस विल बी 4. अगर मुझे कोई बोले कि एक इक्वेशन है y इक्वल टू
3x + 5, तो मैं बिना कुछ के बोल सकता हूँ कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरह से, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है +3, तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और ये +5 है, मतलब यहाँ पे 5 से क्रॉस करेगा, स्लोप कुछ ऐसा बनेगा, राइट, पॉजिटिव स्लोप और y इंटरसेप्ट जो है वो 5 है। सिमिलरली अगर मुझे कोई बोले कि y = -3x + 5 का ग्राफ कैसा बनेगा, तो मैं बोलूंगा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, इस बार -3 है, तो नीचे की तरफ होगा, और +5 से ही पास करेगा, यानी कि यहाँ से पास करेगा, और स्लोप ऐसा होगा। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y = -3x + 5। इस तरह से मुझे कोई बोले y = -3x - 5, तो मैं बोलूंगा मुझे पता है -5 का मतलब है कि यहाँ से पास करेगा, और -3 स्लोप का मतलब है कि स्लोप ऐसा रहेगा। फाइनली अगर मुझे कोई बोले कि y = से 3x - 5, तो मैं बोलूंगा उसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, -5 है इसलिए यहाँ पे होगा, और 3x पॉजिटिव स्लोप है इसलिए ऐसा होगा। So today we are going to see the third and final form of function. Y = ax² + bx + c. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह दिख रहा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्योंकि x का पावर 2 है। अगर ये देखो तो एक कांस्टेंट फंक्शन था, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल या कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर फंक्शन। अब ये क्वाड्रेटिक है, हम इसका ग्राफ बनाना सीखेंगे। वी विल टेक 2-3 वेरी बेसिक सिंपल केसेस, एक बार अंदाजा मिल जाए, then we are going to start talking about the graphs in physics. So let's quickly take 2 graphs and make them and discuss those first. मान लो मैंने बोला कि हम ग्राफ बनाएंगे y = से 2x² and we will make y = से -2x²। ये दो अलग अलग ग्राफ के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे सुनना, टेक इट एज अ होमवर्क, अपने फ्री टाइम में बनाना इसको अपने ग्राफ के ऊपर। राइट नाउ फोकस ऑन व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस वन। हाउ डू वी ड्रॉ ग्राफ्स? तो सबसे पहले y को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये ऑलरेडी बना हुआ है, और फिर x का इंडिपेंडेंट वैल्यू देंगे और y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x यहाँ पे ले लेते हैं और y = 2x² ले लेते हैं। So let's say we take the value of x = say 0, तो y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। If we take x = say 1, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2, राइट, बिकॉज y = 2 मल्टीप्लाइड बाई x का स्क्वायर। अगर x 1 है तो x का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 2 मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा। And then if I take y = 2, I get x = sorry, if I take x = 2, I get y = 8. Similarly, if I take x = say एक और ले लेते हैं 3, then I get y = 2 multiplied by 3 का स्क्वायर यानी कि 18. ठीक है, and that will go on. I don't want to do n points or more points than this. अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, you can see पहला पॉइंट है 0,0, यानी कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, दिस इज 0,0। दूसरा पॉइंट होगा 1,2, 1 यहाँ पे कहीं पे होगा, 2 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो 1,2 will be point somewhere here. Then the point is 2,8, so 2 is somewhere here and 8 is somewhere here. Let's see. तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा। एंड सिमिलरली 3 और 18 करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे 3 यहाँ पे होगा कहीं पे, और 18 कहीं बिल्कुल ऊपर ही चला जाएगा। Which means now the graph is definitely not a straight line, but it appears to be a graph like this.
ठीक है, इस तरह से। अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ पे होता, मैं थोड़ा सा इसको फैला के बना रहा हूँ, सो द ग्राफ विल अपीयर लाइक दिस। इस तरह का ग्राफ बनेगा। इस शेप को कहते हैं पैराबोला। So the shape of the graph is parabolic. अगर इसका मैंने नेगेटिव वैल्यूज भी लिया होता, मान लो अगर मैंने x इक्वल टू -1 लिया होता, राइट, तो y का वैल्यू होता 2। देख सकते हो, x को -1 डाल दो तो -1 को होल स्क्वायर हो जाएगा 1, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा 2। अगर मैंने x का वैल्यू -2 लिया होता, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं -1 का आ रहा है 2, अगर मैंने -2 लिया होता तो आता 8, एंड सो ऑन। So if you extend it on the negative side, the graph will look like this. तो एक्चुअल ग्राफ जो है ऐसा बनता है, सिमेट्रिक। ठीक है, ये बन गया पैराबोला। Let me also quickly draw y equal to -2x square. -2x पर बनने का भी तरीका वही, टेक सम वैल्यूज। मान लो मैंने x लिया 0 तो y आ जाएगा 0, मैंने x लिया 1 तो y आ जाएगा -2, मैंने x लिया 2 तो y आ जाएगा -8, मैंने x लिया 3 तो y आ जाएगा -18, and so on. If you plot these points, you will find that you will get a graph like this. And if you include the negative values also, you will get a graph like this. इसको कहते हैं पैराबोला ओपनिंग अप, ऊपर की तरफ खुल रहा है, राइट, ये ऊपर की तरफ। अगर इसको एक बर्तन समझो, कढ़ाई समझो, तो ये कढ़ाई ऊपर की तरफ से खुल रहा है, ओपनिंग अप, और ये कढ़ाई नीचे की तरफ खुल रहा है, इसको कहते हैं ओपनिंग डाउन। दिस ओपनिंग हैज टू डू विद दिस नंबर। ये जो नंबर है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे था 2, यहाँ पे था -2, यू कैन सी दिस नंबर विल प्ले दैट रोल कि ओपनिंग अप है या ओपनिंग डाउन है। यानी कि ये नंबर कौन है, ये नंबर है, ये ए। सो ए डिसाइड्स इन दिस इक्वेशन कि ये ओपनिंग अप होगा या ओपनिंग डाउन होगा। सो इफ ए इज पॉजिटिव, if a is greater than 0, then the graph is opening up. If a is negative, that is less than 0, then it is opening down. Simple एकदम। ठीक है। Now, although you will not be required to find the slope in these cases, but मैं थोड़ा सा slope discuss करना चाहता हूँ सर, ताकि तुम जब डिस्कशन हो फिजिक्स का तो चीजों को रिलेट कर पाओ। देखो, स्लोप निकालने का तरीका क्या था, अगर मुझे एक लाइन दिया हुआ है तो स्लोप निकालने का तरीका क्या था कि 2 पॉइंट ले लो, इन दोनों को जोड़ लो, एक को मान लो इनिशियल, एक को मान लो फाइनल। मान लो ये x इनिशियल, ये x फाइनल, x इनिशियल y इनिशियल, ये x फाइनल y फाइनल, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, डेल्टा x और डेल्टा y, और स्लोप जो होता था वो डेल्टा y बाय डेल्टा x होता था, राइट। ये था स्लोप। यानी कि स्लोप निकालने के लिए हमें चाहिए एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है फिक्स्ड होता है। बट यहाँ पे देखो तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर मुझे इस ग्राफ का स्लोप निकालने बोल दिया जाए तो मैं कैसे निकालूं? तो मेरे पास 2 तरीका है, सुना ध्यान से। एक तरीका है कि मैं इस कर्व पे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन होगा? बिल्कुल होगा। दिख नहीं रहा है लेकिन है, अज्यूम करो। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल जाएगा x इनिशियल, यहाँ पे मिल जाएगा x फाइनल, यहाँ पे मिल जाएगा y इनिशियल, यहाँ पे मिल जाएगा y फाइनल। So I can find the slope of this
line और स्लोप ऑफ दिस लाइन विल गिव यू द स्लोप बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जो पॉइंट मैंने कर्व के ऊपर लिया हुआ। इस तरह से एक तरीका है स्लोप निकालने का। दूसरा तरीका कि मैं दूसरा तरीका ये कि मैं एक पॉइंट लूं और यहाँ पे मैं एक टेंजेंट बनाऊं। टेंजेंट मतलब एक ऐसा लाइन जो इसको टच करता हो, उस पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाए, इस तरह से। तो इसका भी स्लोप निकाल सकता हूँ आप। वन से गेट अ लाइन, क्योंकि मुझे तो लाइन स्लोप निकालने के लिए मुझे एक लाइन चाहिए। एक बार मुझे लाइन मिल गया, एक बार मुझे लाइन मिल गया तो स्लोप निकालना आसान है। स्लोप निकालने के लिए दो पॉइंट लेंगे, कोई भी दो पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे और इसका स्लोप निकालेंगे। तो ये जो दो स्लोप हमने निकाला, ये दो स्लोप का दो अलग अलग नाम है और इसका फिजिक्स में दो अलग अलग यूज है। वेरी इंटरेस्टिंग, व्हेन आई विल मैप देम आई होप यू विल गेट अ फीलिंग। बट फिलहाल समझ लो दो चीजें। एक, इसको कहते हैं सीकेंट। सीकेंट ऐसा चीज है जो कर्व को दो जगह पे टच करता है। तो इसको कहते हैं, इसका जो इस लाइन का जो स्लोप होगा इसको कहेंगे स्लोप ऑफ द secant, secant। secant is that line which touches the curve at 2 points। जैसे मान लो एक सर्कल है, सर्कल का अगर मैंने दो पॉइंट लिया कहीं पे और एक लाइन बना दिया तो इसको कहेंगे secant। और अगर एक लाइन एक पॉइंट लिया और इसको टच करता हुआ निकल गया तो इसको कहते हैं टेंजेंट। तो ये हो गया स्लोप ऑफ द secant। अगर मैंने यही पॉइंट मान लो यहाँ पे लिया होता, एक सिंगल पॉइंट, और यहाँ पे एक ऐसा टेंजेंट बनाया होता और इसका स्लोप निकालते, तो इसको कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझने वाली बात ये कि हम स्ट्रेट लाइन नहीं भी हो तो भी हम स्लोप की बात कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में तो हमें स्लोप निकालना आता है, बट मान लो अगर कोई कर्व है, कर्वेचर है, तो कर्वेचर में भी हमें अब स्लोप की बात करनी आती है। हम दो तरह का बात कर सकते हैं, एक स्लोप ऑफ सेकंड, यानी कि दो पॉइंट ले लो, कर्व के ऊपर दो पॉइंट ले लो और उनके बीच का स्लोप देख लो, या फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी कि कोई भी एक पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन बना दो, एक ऐसा लाइन जो कि उसको टच करता हुआ निकल जाए और फिर उसका स्लोप निकाल लो। इतना क्लियर हो स्लोप ऑफ सेकंड क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये लाइन नहीं है। ठीक, बहुत अच्छा। Now we are in a position to discuss physics। इतनी सारी कहानी इसलिए ताकि जब हम फिजिक्स की बात करें तो फिर मैथ्स बीच में ना आए, मैथ्स हमारे लिए टूल बने रादर देन ऑब्स्ट्रक्शन। सुना ध्यान सर, here is what we are going to do, here's our aim। we want to make graphs तीन तरह के। एक हम ग्राफ बनाना चाहते हैं जिसको हम कहेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ्स। दूसरा हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, अच्छा बाय द वे इसको तुम्हारे किताब में डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी दिया होता है, इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। एंड आई विल टेल यू व्हाई सो एंड व्हाई इट विल वर्क। डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, इस ग्राफ का एक और नाम है, इसको कहते हैं एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ यानी कि एक एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक एक्सिस में टी कोऑर्डिनेट होगा। दूसरा जो ग्राफ हम बनाएंगे वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको तुम्हारे किताब में दिया होगा स्पीड टाइम ग्राफ के नाम से। इसको हम कहते हैं वीटी ग्राफ्स, वीटी ग्राफ्स। एंड फाइनली लास्ट वन विल बी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसका एक ही नाम होगा और इसको हम कहते हैं एटी ग्राफ्स।
ठीक है। नाउ बिफोर आई गेट इनटू द ग्राफ्स, some rules, some simple conditions which will make our life easy, which will also make sure कि हम उसको पोजीशन टाइम ग्राफ बोले या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोले या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोले, फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली हम उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोले या स्पीड टाइम ग्राफ बोले, फर्क नहीं पड़ेगा। सुना ध्यान से। मान लो एक रोड है और मान लो यहाँ पे ओरिजिन है और बंदा ऐसा चल रहा है रोड पे, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर एंड 3 मीटर एंड सो ऑन। मुझे बताओ किस कंडीशन में पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तीनों का जवाब सेम होगा। दो ऐसे कौन से कंडीशन होने चाहिए ताकि अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ उस बंदे का पोजीशन क्या है, या मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ उस बंदे का डिस्टेंस क्या है, या मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ उस बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तीनों का आंसर सेम होगा। किस केस में तीनों का आंसर सेम होगा? क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले बताओ मुझे कि इनिशियल पोजीशन क्या होना चाहिए उस बंदे का ताकि तीनों का आंसर सेम हो। इनिशियल पोजीशन, क्या इस पे कोई कंस्ट्रेंट होना चाहिए? मान लो, सुना ध्यान से, अगर बंदा यहाँ पे खड़ा है, 2 पे खड़ा है पहले ही, एट टाइम t = 0 स्टैंडिंग एट 2, और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ बंदे का पोजीशन क्या है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 2, है ना जी। बट मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बंदे ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो भी आंसर 0 है। एग्रीड? सब लोग इतना तो एग्री करते हो, राइट? इसका मतलब इन तीनों के आंसर में एक आंसर गलत आ रहा है, एक आंसर अलग आ रहा है। अगर मुझे इस आंसर को ठीक करना है ताकि इसका भी आंसर सेम आए, तो मुझे हमेशा कहानी कहां से शुरू करनी चाहिए? ओरिजिन से। क्लियर है ये बात? बिल्कुल। तो हमारा पहला अजम्पशन क्या होगा कि हम हमेशा कहां से शुरू कर रहे हैं? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। इससे हमारा काम आसान हो गया। हमेशा ऐसा होगा नहीं, ये सिर्फ क्लास 9 के लिए, क्लास 11 में ऐसा कोई अजम्पशन नहीं रहेगा। ये सिर्फ क्लास 9 में, क्योंकि इंट्रोडक्टरी है, हम चीजों को सिंपल रख के पहले समझना चाहते हैं कि चल क्या रहा है, ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे। सो वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। उससे क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ से शुरू कर रहा है, मैंने अगर पूछा कि बताओ पोजीशन कितना, तो तुम पोजीशन भी बोलोगे 0 ही है। अगर मान लो चलते 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 चलते, मान लो 0 से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, चलते चलते यहाँ पहुंच गया, मैंने पूछा कि बताओ बंदे का पोजीशन कितना, तो तुम बोलोगे 4। मैंने बोला अच्छा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो तुम बोलोगे 4। मैंने पूछा अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना, तुम बोलोगे 4। कितने लोग देख पा रहे हो? तीनों का आंसर हमेशा सही होगा, सेम होगा, अगर उसने 0 से शुरू किया तो। ठीक। दूसरा कंडीशन, या पहला कंडीशन होगा, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? अगर मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रखना है, तो आई होप यू अगेन अंडरस्टैंड कि वो मुड़ना नहीं चाहिए, राइट? मान लो उसने 0 से शुरू किया, बट वो 5 पे गया और फिर वापस घूम के 3 पे आ गया। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि बताओ इसका पोजीशन कितना, तो तुम बोलोगे 3। मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना, तो तुम बोलोगे 3। बट मैं पूछूं डिस्टेंस कितना, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा 5 + 2 यानी कि 7। ये आंसर चेंज हो जाएगा। तो सेकंड अजम्पशन क्या होगा हमारा? कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन in the same direction, no changes in direction। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो कितने लोग इस बात को समझते हो कि पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होगी? और अगर ये एक ही बात है तो फिर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊं या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊं, बात बराबर है। सो आई कैन use these terms interchangeably under these conditions। सिमिलरली इस कंडीशन में डिस्टेंस और वेलोसिटी भी सेम होगा, सॉरी डिस्टेंस बोल रहा हूं, स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगा, राइट? अंडर दीज टू कंडीशंस स्पीड एंड वेलोसिटी विल आल्सो बी सेम। इसलिए मैं स्पीड टाइम ग्राफ बोलूं या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलूं, ये भी सेम होगा, इसलिए ये भी ट्रू होगा, ये भी चल सकता है। सो दीज टू विल बी इंटरचेंजेबली यूज्ड, बट दिमाग में कंडीशन
केस ये रखना है कि ये तभी ट्रू है जब इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट इज नेवर टर्निंग बैक, ऑलवेज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक, नाउ विद दैट assumption and understanding, let's start. सबसे पहले एक्सटी ग्राफ्स। मैं हर ग्राफ को दो तरीके से बताऊंगा ताकि तुम एक में रिलेट कर पाओ और एक में मैथमेटिकली समझ पाओ। ठीक, सुना ध्यान से, सिनेरियो समझो, इसका ग्राफ बना रहे और फिर ग्राफ बनाते हैं। मान लो कि एक बंदा है, हमारा ओरिजिन है, दिस इज O 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। मान लो एक बंदा है, और सिर्फ इसी केस के लिए ऐसा करेंगे, बाकी मैंने बोला कि हमारा एक्सपेक्टेशन होगा कि वो ओरिजिन से शुरू कर रहा है और सारी कहानी ओरिजिन से। सिर्फ इस एक पर्टिकुलर केस में करेंगे कि मान लो वो 3 पे खड़ा है और खड़ा ही है, कुछ नहीं कर रहा है, हिल डुल नहीं रहा है। सुनना ध्यान से, आई एम गोइंग टू मेक दैट सेम टेबल। मैंने बोला दो तरीके से बना के दिखाऊंगा, आई विल मेक दैट सेम टेबल। इस बार मैं x लूंगा, यहाँ पे x जो है वो डिस्टेंस होगा और t जो है वो टाइम होगा। सो आई विल टेक t फर्स्ट, सो t एंड x। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मुझे किसी ने ग्राफ बनाना बोला, मुझे बोला कि इस बंदे का एक्सटी ग्राफ बना, मतलब मुझे बोला गया कि इस बंदे का पोजीशन टाइप ग्राफ बना, इसका पोजीशन क्या है टाइम के साथ, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मान लो मेरे घड़ी पे जब t = 0 सेकंड हुआ था, मैंने उसका पोजीशन देखा, तो पोजीशन कितना मिलेगा, पोजीशन मिलेगा 3। सही बोल रहा हूँ जी, 0 सेकंड पे वो 3 पे खड़ा है। अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद मैंने चेक किया घड़ी, मेरे घड़ी पे 1 सेकंड हो गया था, मैंने फिर से उसका पोजीशन देखा, पोजीशन कितना है 3। सही बोल रहा हूँ जी। फिर थोड़ी बार का मैंने घड़ी देखा, अब घड़ी में 2 सेकंड हो गया था, पोजीशन क्या था 3। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा देखते हैं। पहला पॉइंट है 0,3, so this is 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, मान लो इतना ही काफी हमारे। पहला पॉइंट है 0,3, 0,3 मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ। दूसरा पॉइंट है 1,3, तो ये हो जाएगा 1,3 यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है 2,3, यानी कि यहाँ पे। ध्यान से देखो तो अगला पॉइंट आएगा 3 3 4 3, क्योंकि ये 3 तो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ये लाइन, ये ग्राफ जो है ऐसा आएगा। याद रखना, यहाँ पे टी एक्सिस ये है और एक्स ये है। ये टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स जो है वो पोजीशन बता रहा है। कितने लोग समझ मैंने ग्राफ कैसे बनाया? मैं तुम्हारे सामने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास हाथ में घड़ी है और एक मेजरिंग टेप है, मैं देख रहा हूँ घड़ी में कितना बज रहा है और वो उसका पोजीशन कैसा चेंज हो रहा है। बंदा कैसा था, बंदा था रेस्ट पे, राइट। तो इसका मतलब एक्सटी ग्राफ में पहला केस, ठीक है, एक्सटी ग्राफ कर रहा हूं मैं, उसमें केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट होगा तो मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने बोला दो तरीके से मैं बताऊंगा, अब दूसरा तरीका से इक्वेशन ऑफ मोशन। सोचो अगर मैं पूछूं इसका कि बताओ इसका पोजीशन का क्या इक्वेशन है, तो तुम क्या लिखते? आई होप यू अंडरस्टैंड कि तुम लिखते x = 3, ये कभी चेंज नहीं हो रहा है। ये उसका पोजीशन है, x = 3।
टाइम का कोई रिलेशन ही नहीं, टाइम के साथ चेंज हो रहा है क्या? क्या एक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अगर एक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो एक्स इक्वल टू 3 है, हमेशा कभी भी टाइम देख लो एक्स इक्वल टू 3 है। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इक्वेशन उसका एक्स इक्वल टू 3 है। और सोचो अभी भी मैंने पढ़ा है कि जब समथिंग y इक्वल टू कांस्टेंट होता है या x इक्वल टू कांस्टेंट लो, y इक्वल टू कांस्टेंट जो भी लो, y इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो ग्राफ कैसा बनता है? ये वो ग्राफ ऐसा बन रहा था और बन भी रहा है अभी अभी देखा हमने, राइट। स्लोप 0 बन भी रहा था, ये बन गया। सो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x axis, sorry, t axis. Graph is a straight line parallel to t axis. Slope of graph is 0. Slope of graph is 0. ठीक है, अभी तक हमें ये नहीं पता कि स्लोप क्या बता रहा है, बट स्लोप दिख रहा है कि 0 है। हम फिर देखेंगे, वापस से इन ग्राफ्स पे आएंगे और देखेंगे कि स्लोप कहानी क्या बता रहा है, बट फॉर नाउ दिस शुड बी इनफ। कितने लोग ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का एक्सटी ग्राफ समझे? दोनों चीज की इक्वेशन कैसा आया, ग्राफ कैसे बना, स्लोप कैसे 0 हुआ? ठीक, केस 2 अभी भी एक्सटी ग्राफ पे ही है। केस 2, when object is moving with uniform speed, when object is moving with uniform speed. So let me draw it here. अब वही बंदा वापस है, खड़ा है यहाँ पे। अब वो 0 से स्टार्ट करेगा, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब मुझे ग्राफ बनाना है, बट इस बार क्या कर रहा है बंदा? इस बार चल रहा है वो, नॉट दिस टाइम ही इज गोइंग टू वॉक और रन व्हाटएवर विथ सम स्पीड जो कि यूनिफॉर्म रहने वाला है। कुछ स्पीड ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने मान लिया कि उसका स्पीड जो है वो है u इक्वल टू से 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब फिर से मुझे ग्राफ बनाना है, तो मैं फिर से t और x का टेबल बनाऊं। t x सोचो इस बार जब t इक्वल टू 0 होगा तो वो कहां था? वो x इक्वल टू 0 पे था। जब t इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है वो, तो कहां पहुंच गया होगा? 5 मीटर पे पहुंच गया होगा। जब 2 सेकेंड बीत चुका होगा तो और 5 पहुंच गया होगा, यानी कि 10 पहुंच गया होगा। जब 3 सेकेंड हो गया तो और 5 चला गया, यानी कि 15 हो गया होगा। तो पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो सोचो पॉइंट क्या क्या है। पहला पॉइंट है 0,0, तो वो यहाँ पे होगा। दूसरा पॉइंट है 1,5, मान लो 1 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, लेट्स, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट है 2,10, मान लो 2 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे, 2,10 मिला। What you will find is you will get a straight line like this. With a slope. इस बार लाइन पैरेलल टू x एक्सिस या t एक्सिस नहीं हुआ, दिस इज t इन सेकेंड्स टाइम है, अभी भी ये x है, x ऑफ t। दिस इज पोजीशन बोल लो, डिस्टेंस बोल लो, डिस्प्लेसमेंट बोल लो, सब बात बराबर है, सब सभी सेम आएगा, बट स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड का। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अच्छा, इसका मुझे इक्वेशन बता दो, व्हाट विल बी द इक्वेशन। चलो यहाँ पे लिखता हूँ, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में सब हर बार सेम चीज लिखूं, ठीक है। पहले कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अब मैं लिखने वाला हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन
सोचो अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होगा, देन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस केस दिस विल सिंपली बी, इस केस में होता 5 मल्टीप्लाइड बाई टी, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, है ना जी। जब यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम होता है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्पीड मान लो u, सम u मल्टीप्लाइड बाई टी, एक्सेलरेशन 0 है। अब सोचो हमने अभी भी पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि अगर हमें कोई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऐसा कुछ दिखता है तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो सोचो ये जो है ये भी इसी तरह का दिख रहा है। इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, दिस लुक्स लाइक x इज इक्वल टू u का कुछ वैल्यू है, राइट। अगर मैं u को m लिख दूं तो ऐसा ही तो इक्वेशन दिखेगा, राइट, 5 इंटू टी, इस केस में 5 इंटू टी। सो देखो इसी तरह का ग्राफ दिख रहा है, प्लस 0। दिस इज लाइक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस बार द ओनली डिफरेंस इज द वेरिएबल्स आर x एंड t rather than y एंड x, इसलिए इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पे हमने देखा भी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। अगर मैंने तुम्हें बोला था कि बताओ y इक्वल टू 5x इसका ग्राफ बनाओ, तो तुम कैसे बनाते, इसका ग्राफ के लिए तुम ऐसा बनाते, तुम्हें पता है दिस इज लाइक 5x प्लस 0, इसका मतलब ये 0 से पास हो रहा है, इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो 0 होगा, यानी कि यहाँ से पास करेगा ग्राफ और स्लोप पॉजिटिव होगा 5, कैसा बनेगा, देखो ग्राफ ऐसा आया, यही ग्राफ। राइट, तो इक्वेशन डिटरमाइन करता है कि ग्राफ कैसा बनेगा, और तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन कैसे आ रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का देखो, अगर ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, अगर ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो x इज इक्वल टू u इंटू टी, इस u का कोई वैल्यू होगा, मान लो जैसे इसमें 5 है तो 5 इंटू टी, एक बार ऐसा मिल गया, देन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन x एंड t, राइट। दिस इज लाइक x ऑफ t इज इक्वल टू 5t, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर लीनियर है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा स्लोप देखो क्या होगा, लेट्स आल्सो कमेंट ऑन द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप क्या होगा, अभी अभी हमने बोला था कि अगर इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी देन m गिव्स द स्लोप। तो मुझे बताओ इस केस में अगर x इज इक्वल टू 5t है तो इसका स्लोप क्या होगा, आई होप यू कैन सी दैट स्लोप विल बी 5। इन जनरल द स्लोप विल बी दिस u, तो स्लोप इज इक्वल टू u। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसका मतलब आया इन दोनों को अगर देखो ध्यान से कि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज गिविंग द वेलोसिटी। ये देखो यहाँ पे स्लोप 0 है, क्यों, क्योंकि स्पीड है ही नहीं, वेलोसिटी 0 है, रुका हुआ है। यहाँ पे जो वेलोसिटी का वेरिएबल था वही स्लोप आया। इससे हमें एक और चीज इंपॉर्टेंट पता चल गया एक्सटी ग्राफ के बारे में, कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी और स्पीड। मैं स्पीड और वेलोसिटी को इंटरचेंजली यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमने मान लिया कि एक ही डायरेक्शन में चलेगा, कभी मुड़ेगा नहीं और यूनिफॉर्म चल रहा है, सॉरी ओरिजिन से चल रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो, यूनिफॉर्म मोशन से चलने के कारण इक्वेशन ऐसा बनेगा और इसका स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा और इसका स्लोप u क्यों है। ठीक, बहुत अच्छी बात। केस 3, when object is traveling with uniform acceleration
इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगा? बाय नाउ यू मस्ट बी नोइंग दिस, x of t is equal to ut plus half at square, ये हम लोग देख चुके हैं, where a is the acceleration, uniform acceleration a है मान लो। एक एग्जांपल लेते हैं और ग्राफ बनाते हैं और देखते कैसा आएगा। एग्जांपल, मान लो इनिशियल वेलोसिटी है से 3 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो है से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सोचो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा? हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा x ऑफ t इज इक्वल टू ut यानी कि 3 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर। आई हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में मैंने u का वैल्यू रख दिया 3 और a का वैल्यू रख दिया 2। अगर मैंने ऐसा किया तो इक्वेशन ऐसा दिखेगा। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, x ऑफ t इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस now without doing anything, although I'll do that, but without doing anything, can you say कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा? Look at this, वेरिएबल कौन है? वेरिएबल है x और t। Can you see ग्राफ कैसा बनेगा? This looks like y equal to ax square plus bx plus c, ऐसा दिख रहा है, देखो ध्यान से। y का काम x कर रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर का काम t स्क्वायर कर रहा है, a जो है वो 1 है, x का काम t कर रहा है, b का वैल्यू फिर से 3 है और c जो है यहाँ पे मान सकता हूँ मैं कि 0 है। How many if you can see exactly 1-to-1 relation between this graph, this equation and this equation? ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि बिना कुछ किए, हालांकि हम लोग करने वाले हैं, बट बिना कुछ किए मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा। So here is my equation, x of t is equal to t square plus 3t, इसका ग्राफ जो है पैराबोला बनेगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली द पैराबोला विल बी ओपनिंग अप, क्योंकि a जो है वो पॉजिटिव है, राइट। अभी अभी हमने बोला कि पैराबोला में ओपनिंग अप होता है या ओपनिंग डाउन होता है, ये डिसाइड करता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो है टर्म में जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, a। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ओपनिंग अप, लेस देन 0 है तो ओपनिंग डाउन। हम लोग करके भी देखेंगे, बट मैं पहले से जानता हूँ इसका कि ये ओपनिंग अप आएगा क्योंकि यहाँ पे +1 है। अगर ऐसा होता है x ऑफ t इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t, तो ये ओपनिंग डाउन होता। ठीक है, लेट्स ड्रॉ इट एंड सी, वेरीफाई आवरसेल्फ कैसा है भी। ये तो मैंने भी बोल दिया, कैसे वेरीफाई करेंगे, फिर से वही करेंगे, टेबल बनाएंगे। ये टेबल बनाया t और x ऑफ t, x ऑफ t का वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस 3t। नाउ विल पुट सम वैल्यूज, जैसे मान लो t इक्वल टू 0 तो टी स्क्वायर प्लस 3t विल आल्सो बी 0। मैंने t इक्वल टू 1 डाला तो टी स्क्वायर विल बी 1 एंड प्लस 3 इंटू टी विल बी 3 इंटू 1, यानी कि आ जाएगा 1 + 3 यानी कि 4। अगर मैं बढ़ा लूँ t इक्वल टू 2 तो आ जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर विल बी 4 प्लस 3 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू 10। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं t का वैल्यू डाल रहा हूँ इक्वेशन में, राइट। मैं यहाँ पे t का वैल्यू टी स्क्वायर, इस इक्वेशन में t का स्क्वायर कर रहा हूँ और फिर 3 को t से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैं अगला कर रहा हूँ 3 के लिए, 3 सेकेंड, तो मैं t के बदले डालूंगा 3 और यहाँ पे भी t के बदले डालूंगा 3, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर, so this will be 3 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, so this will be 9, so total will be 18। I'll do one more so that you understand मैं क्या कर रहा हूँ। अगला मैं डालने वाला हूँ 4 सेकेंड पे, क्या होगा, कहाँ रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मुझे 4 सेकंड में निकालना, तो मैं क्या करूंगा, t के बदले रखूंगा 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4। दिस इज लाइक फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। x एट t इक्वल टू 4 निकाल रहा हूँ, दिस इज लाइक फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, t इक्वल टू 4 डाल दूं। ये तो करते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए। तो यहाँ पे हो गया 16 और ये हो गया 12, यानी कि हो गया 28।
नाउ इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, यू कैन सी पहला पॉइंट है 0,0, यहाँ पे हो जाएगा। अगला पॉइंट है 1,4, तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा ये 1, यहाँ पे कहीं पे 4 आ जाएगा। फिर अगला है 2,10, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कहीं पे 10 आ जाएगा। सो यू कैन सी दिस ग्रोज लाइक दिस, सो इट विल बी अ पैराबोला व्हिच ओपन्स अप। मैं ताकि इसको ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से समझा सकूं, मैं इसको थोड़ा सा फैला के बनाता हूँ, so bear with me. So let's say when I draw the graph, I get a graph like this. हम ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं, सुना दें ध्यान से मेरी बात बहुत, हम ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि स्लोप ऑफ द एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये पैराबोला बना तो हमने दो स्लोप की बात की थी। And I hope this will make things very very clear for you. सुनना जो बोल रहे, स्लोप क्या देगा। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट चल रहा है 0 सेकंड पे, यहाँ पे मैं t बना रहा हूँ, t इक्वल टू 0 सेकंड पे वो x इक्वल टू 0 पे है, t इक्वल टू 1 सेकंड पे वो x इक्वल टू 4 पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे वो x इक्वल टू 10 पे है, t इक्वल टू 3 सेकंड पे वो x इक्वल टू 18 पे, एंड सो ऑन। t इक्वल टू 4 सेकंड पे वो x इक्वल टू 28 पे है ना जी। इसी का मैंने सिर्फ लाइन पे बना दिया। सोचो, सुना ध्यान से, ये पॉइंट है 0,0, मान लो लेट्स से दिस पॉइंट इज 1,4, दिस इज 1 एंड दिस इज 4, मान लेते हैं शायद दिस इज 1,4 पॉइंट। एक और पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से दिस पॉइंट इज 2, अगला पॉइंट कौन सा, 2,10, दिस इज 2 and this is 10, let's say. So this is 2,10. मैं तुमसे दो सवाल पूछूंगा, दो का जवाब देना ढंग से, सुना ढंग से। If I ask you to find the slope of the secant between these two points, मान लो ये पॉइंट है A, this point is A 1,4, this point is B 2,10. If I ask you to find the slope of the secant, AB, क्या तुम निकाल सकते हो? Find out the slope of the secant. ठीक है, आई होप कुछ किया। So slope of secant will be again delta y by delta x, which will be y final minus y initial by x final minus x initial. अब सोचो y final कौन है यहाँ पे, y final is this 10। ठीक है, एक्चुअली मुझे डेल्टा y डेल्टा x नहीं यूज करना चाहिए, यहाँ पे x और t है, तो मैं इसको डेल्टा x और डेल्टा t यूज कर लेता हूँ। So this will be delta x by delta t. This will be x final minus x initial by t final minus t initial. तो सोचो ए और बी के बीच में जब मैं ये लाइन बनाऊंगा, इसका मुझे स्लोप निकालना है, ये जो लाइन है ये वाला, ये ऐसा लाइन, इसका मुझे स्लोप निकालना है। तो सोचो एक्स फाइनल कौन है, एक्स एक्सिस, ये अब मेरा एक्स एक्सिस यहाँ पे और टी यहाँ पे, तो एक्स फाइनल इज दिस, राइट, दिस इज टी फाइनल, दिस इज एक्स फाइनल, दिस इज टी इनिशियल एंड दिस इज एक्स इनिशियल। समझ रहे हो ना क्या चल रहा है? एक सेकंड में वो 4 मीटर पे था,
देखो हमारा डेटा 1 सेकंड पे वो 4 मीटर पे था, तो और 2 सेकंड पे वो 10 पे चला गया। तो इस टाइम के लिए ये इनिशियल टाइम हो गया, ये फाइनल टाइम हो गया। तो 1 इज इनिशियल टाइम एंड 2 इज फाइनल टाइम। सिमिलरली इस वाले ट्रैवल के लिए ये हमारा 4 जो है वो इनिशियल पोजीशन था, 4 यहाँ पे देखो इनिशियल पोजीशन xi, और 10 जो था वो फाइनल था xf। कितना क्लियर हो? ti xi tf xf मैंने ऐसा क्यों मार्क किया है? ठीक, नाउ लेट्स फाइंड आउट द स्लोप ऑफ secant, that will be equal to 10 minus 4 by 2 minus 1, which is equal to 6 by 1 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताओ अगर कोई समझे हो तो कि स्लोप ऑफ सेकंड ए बी क्या दे रहा है? एक्सटी ग्राफ में स्लोप ऑफ सेकंड मुझे क्या बता रहा है? मैंने तुम्हें फिजिक्स में क्या सवाल पूछा था तो तुम्हारा आंसर 6 मीटर पर सेकंड होता। इसको देख के बताओ, लुक एट दिस, कि तुम यहां से शुरू किए थे, यहां से देखना शुरू किए और यहां तक गए, और तुमने इसके बीच का डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी निकाला। व्हाट हैव यू फाउंड? चलो मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूँ तुमसे, अगर तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो। हाँ जी सात्विक, यू हैव एन आंसर इट सीम्स, बोलो। सर आई थिंक एक्सेलरेशन। सात्विक, कृष्णा, कृष्णा, तीनों में से कोई भी एक जिसके पास भी आंसर। सर एक्सेलरेशन। आई कांट हियर एनीवन, आई होप एटलीस्ट वन इज स्पीकिंग। कोई तो बोलो, माइक्रोफोन ऑन करना पड़ता है बोलने के लिए। सर एक्सेलरेशन। सर वेलोसिटी। कांट हियर। कृष्णा तुम बोलो जरा, सुनता हूँ। कृष्णा तुम बोलो। सर मेरे ख्याल से उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में जितना उसमें स्पीड से चला होगा।